तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसामृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है। भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है। नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है, खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह के खुलासे ने हंगामा फिलहाल खड़ा कर दिया है। सेना के सीक्रेट फंड के दुरुपयोग के आरोप से घिरे VK सिंह ने खुलासा किया कि सेना कश्मीर में स्थिरता के लिए कई मंत्रियों को पैसा देती है। जनरल के बयान पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उनसे पैसे लेने वाले मंत्रियों के नाम बताने की बात कही, लेकिन बाद में जनरल VK सिंह ने अपने बयान से वो पलट गए। उन्होंने कहा कि सेना मंत्रियों को पैसे तो देती है, लेकिन उनके निजी कार्यों के लिए नहीं, बल्कि जनहित के कार्य के लिए देती है, और ये सालों से होता आया है, आजादी के बाद से। जनरल के बयान पर अब सियासी हलकों में कोहराम है।
सेना के सीक्रेट फंड के दुरुपयोग के आरोपों से घिरे वीके सिंह ने देश की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। वीके सिंह ने सोमवार को एक निजी समाचार पत्र को इंटरव्यू देकर मंगलवार को हंगामा खड़ा कर दिया। सोमवार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि सेना कश्मीर में स्थिरता के लिए कई मंत्रियों को पैसे देती, लेकिन मंगलवार की शाम होते होते वीके सिंह अपने बयान से पलट गए। मैंने कहा कि कुछ राजनीतिज्ञों को पैसे दिए गए, वो पैसे उनके व्यक्तिगत काम के लिए नहीं थे, वो पैसे उनकी जेब के लिए नहीं थे, वो पैसे उनके राजनीतिक कार्य के लिए नहीं थे। अगर कोई सोचता है कि किसी मिनिस्टर को रिश्वत दी गई तो ये सरासर गलत है। जो भी कार्रवाई की गई वो सब कार्रवाइयां एक सद्भावना के छत्र के नीचे की गई। मंत्रियों को सेना द्वारा पैसे दिए जाने की बात सुबह से ही तीखी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई थी। सोमवार को जनरल वीके सिंह जो खुलासा कर रहे थे, उसके बाद सुशील कुमार शिंदे ने मांग की कि जनरल पैसे लेने वाले मंत्रियों के नाम का खुलासा करें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। सेना के सीक्रेट फंड के दुरुपयोग का आरोप झेल रहे वीके सिंह ने खुलासा किया था कि सेना कश्मीर में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए कुछ मंत्रियों को पैसे देती है। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से चला आ रहा है। सिंह के इस बयान के बाद राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जनरल के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा, अगर आर्मी के फंड का इस्तेमाल ऐसे होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए। जनरल वीके सिंह ने पहले सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया, फिर बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन इस बयान ने जनरल की मंशा पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रदीप माथुर जी हमारे साथ हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ में हैं। इसके अलावा जीडी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और इन मामलों से काफी इनका वास्ता भी रहा है, सेना से जुड़े मामलों से। शर्मा सर, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे है, ये पूरी बात आपने सुनी, आपको इसके पीछे क्या मंशा दिखती है, क्या मोटिवेशन आपको दिखता है? अगर जनरल वीके सिंह ने ये बात कही है, कैसे इसको देखा जाए? जनरल वीके सिंह का बयान एक फौजी बयान है, वो कोई पॉलिटिकल मुझे नहीं नजर आता, और जो भी उसने कह दिया वो एज ए सिंपल सोल्जर कह दिया, मैं यही सोचता हूं। और उसको इसके रिपरकशंस शायद उनके मंत्रियों का कहना, एक वर्ड इटसेल्फ जो कि मंत्रियों को दिया जाता है, जिसने कि ये थोड़ा सा लोगों के बीच में और सब मीडिया के बीच में और सारे देश में थोड़ा ये एक अमंजस की बात डाल दी है, और जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी बन गई। अदरवाइज इस तरह की चीजें हमें भी मालूम है, हम भी फौज में रहे हैं, ये चलती रहती हैं, ये सिविक एक्शंस होते हैं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं होती। हाँ, अगर कोई ब्राइब हो, ब्राइब नहीं है ये ब्राइब नहीं है। सिविक एक्शन के लिए अगर कोई चीज डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए और इंटीग्रेशन के लिए कोई चीज चलिए, हम लोग भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे वो नेशन को इफेक्ट करता है और हम चाहते हैं कि हमारे पब्लिक जो है हमारे साथ चले। तो वो उसमें एक बस वही मैं सोचता हूं कि ये उनकी एक भूल रही कि उन्होंने मंत्री लगा दिया। तो वो एक ऐसी चीज है जिसको के जरा गौर देखने वाली बात है, और उनको अगर पॉलिटिकल भी है तो वो मैच्योरिटी उनको लानी पड़ेगी। राजीव जी, आपको क्या लगता है, सेना द्वारा पैसे दिए जाने की बात किसी मंत्री को, ठीक है, वो उसको रिश्वत के तौर पे अगर ना भी ले, जैसा अगर जनरल वीके सिंह कह रहा है, ये जांच की बात है, पर फिर भी कैसे आप देखते हैं इसको, कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, मेरा जो मानना है इसमें थोड़ा सा मैं आपकी बहस को थोड़ा सा शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पे जब कोई जवान शहीद होता है तो वो ये कहता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जी। तो इस जज्बे से जब सैनिक डरता है तो वो अपनी भारत मां को अपनी सच्ची सेवा दे रहा होता है जी। मेरा मानना ये है कि चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, फौज के व्यक्ति हों, मीडिया में कार्यरत लोग बाग हों, या अन्य किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति हों, उनको अपनी लक्ष्मण रेखाएं नहीं लांघनी चाहिए,
क्योंकि लक्ष्मण रेखाएं लागने से लांग दी गई है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो किसी भी विश्व में किसी भी देश की सरकार हो, वो अपने जब कार्य करती है तो पब्लिक डोमेन में सब चीज नहीं लाती है। क्योंकि इसके पहले किसी को पता नहीं था। फिर अब सवाल ये भी सर खड़ा हो गया है कि क्या इस आजादी के बाद से जितने भी आर्मी चीफ थे, क्या इन सब बातों को जानते थे? बिल्कुल, देखिए ऐसा ना, आर्मी चीफ जो है उसके पास सबसे ज्यादा, जो अगर आप टॉप 10 लेके जाएंगे, जो देश की सुरक्षा से संबंधित लोग आगे टॉप 10, उनमें एक आर्मी चीफ भी होते हैं जी। उन 10 लोगों में जब आप शामिल हैं तो आपको पब्लिक डोमेन में बोलते हुए, मीडिया से बात करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी बात से कहीं ऐसा तो नहीं देश के हित को चोट पहुंचे। तो ऐसी चीजों को लेकर के निश्चित रूप से हम लोगों को रेस्ट्रेन रखना चाहिए, हम लोगों को लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह की चीजें चल रही है, जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, मैंने अगर आप सन 47 से लेकर के अब तक का इतिहास देखेंगे, किसी भी जनरल को आपने इस तरह से बात करते नहीं देखा होगा, किसी भी जनरल को मीडिया से इस तरह से बात उछालते हुए नहीं देखा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें, मेरी तो यही कहना है जनरल वीके सिंह साहब को भी कि वीके सिंह साहब को इन सब चीजों से बचना चाहिए और एक अच्छे सोल्जर की तरह से देश की सेवा जैसे वो करते आए वैसी करनी चाहिए आगे भी। ठीक है माथुर साहब, क्या ये लगता है यहाँ पे इंटीग्रिटी पर सवाल उठना शुरू हो गया है? क्या आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखता है? कैसे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जनरल वीके सिंह की इंटीग्रिटी के बारे में मैं नहीं समझता कोई सवाल है। जनरल वीके सिंह जो है बहुत अच्छे सोल्जर है, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही अच्छा है। ही हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल्जर्स इन द कंट्री, सब बातें हैं। दिक्कत 2 है, एक तो जैसा राजीव जी ने अभी कहा, कंट्रोवर्शियल भी नहीं, कंट्रोवर्शियल तो वो अपने उस वजह से हो गए, मुकदमा लड़ाई, ये सब लड़ाई। देखिए 2 बातें, एक तो यह है कि जो पूरी बात है, दिक्कत क्या है कि आर्मी मेस में जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरह की बात करने के ये आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जो है वो हो जाते हैं, समझिए यूज हो जाते हैं, वैसी बातें जो आर्मी मेस तक ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि शायद आपको नहीं पता होगा कि जब हिंदुस्तान 71 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से लड़ाई जीती तो जनरल मानिक शॉ ने किसी से कहा कि वी वन बिकॉज आई वॉज द जनरल, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ होता पाकिस्तान जीत जाता। अब उन्होंने ये बात कह दी, अब ये बात किसी ने, उनको तब तक फील्ड मार्शल बना दिया गया था, किसी ने ये बात इंदिरा गांधी जी से कही और इंदिरा गांधी इस बात पे इतनी नाराज रही कि आजन्म उन्होंने जो है मानेक शॉ को माफी नहीं किया इस बात के लिए। मतलब ये सब है, दिस वाज सॉर्ट ऑफ ए रिमार्क व्हिच वाज मेड लाइट हार्टेडली। लेकिन आप जब इतनी बड़ी पद पे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मैं इस बात को ऐसे कहूंगा कि जो वीके सिंह ने कहा, जनरल वीके सिंह ने कहा, आई डोंट थिंक इट इज ए मिस्टेक, इट इज एन एक्ट ऑफ इंडिस्क्रिशन। ठीक है, शायद इसीलिए आज उन्होंने सफाई भी दी। पर मलिक साहब, ये बात बार बार इसे बीजेपी से भी जोड़ा जा रहा है कि मंच साझा कर लिया नरेंद्र मोदी के साथ में तो उसके बाद कांग्रेस पीछे पड़ गई। क्या वाकई स्थिति दिखती है? जिस तरह से सारी चीजें आ रही सामने, आप देखिए कि वीके सिंह के जो शर्मा साहब ने कहा कि ठीक है कि वो हम लोग इस तरह से करते रहे हैं, लेकिन ये मामला इसलिए तूल पकड़ा है, जो पूरा मामला जो, क्योंकि इसमें एक सरकार को अस्थिर करने की बात भी मीडिया रिपोर्टों में आई थी कि एक सेना के इनके नेतृत्व में जो बनी थी वो उसने अस्थिर करने की कोशिश की और उसके बाद उनका बयान मंत्रियों को पैसा देने के लिए आया। तो एक वजह तो रही हो सकता है कि उनका मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना इसकी एक वजह रही हो, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक मंच था वो और जिस तरह से आरएसएस और भाजपा उनके बचाव में आई तो जाहिर है कि उन पर इस तरह के आरोप लगेंगे कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म उन्होंने शेयर किया, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। अगर वो भाजपा में शामिल हो जाते तो शायद ये बात नहीं आती, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं, इसलिए उनको जो अस्थिर करने की बात है, इससे बड़ा खतरा ये है कि कश्मीर में फिर जो फौज को लेकर जिस तरह का संतोष है वो फिर बढ़ेगा और अलगाववादी गुटों को भी इससे फायदा होगा जो वहां कश्मीर को अस्थिर देखना चाहते हैं। अब शर्मा जी, एक चीज यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि जनरल वीके सिंह कहते हैं कि ऐसा 47 के बाद होता रहा है। अब अगर 47 के बाद होता रहा है तो मुख्यमंत्री को पता ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, अगर सीएम को पता नहीं है तो। अगर सीएम को नहीं पता, सीएम कहते हैं हमें नहीं पता, अगर मंत्री के नाम है तो हमें बताएं, तो स्थिति तो क्लियर हो ही नहीं रही है। मतलब चीजें जो यू आर बीटिंग अराउंड द बुश वो वाली सिचुएशन हो रही है। जनाब, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है इसको फंडिंग के तौर पे मत लेके जाएं। क्या पैसे दिए, ठीक है, नहीं, फंडिंग के तौर पे लेके जाना ही नहीं चाहिए। ये चीज चलती रहती है, हर सियासत में चलती है, हमारे मुल्क में तो बहुत थोड़ा होता है, बाहर के देशों में तो इतना ज्यादा जो उसका इंटेलिजेंस फंड दिया जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है, लोग आदमी के आदमी खरीद लेते हैं। तो ये जो अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ये इनका पूरा का पूरा बयान देखिए, ये बयान उस बयान के बाद आया है या जो रिपोर्ट
आपके इंडियन एक्सप्रेस में या CNN, IBN के बाद में आई है, और ये जो उसका कह रहे हैं, ये उसके रिपरकशन को जानते हुए, देखते हुए और उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जो ये दी हैं चीजें आप देख रहे हैं उसके ऊपर जो आ रहा है, तो ये एक ये उसका रिएक्शन है। तो आप ये देखिए कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान आज इसलिए स्ट्रांग है कि आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। अंदरूनी तौर पे वी आर वेरी स्ट्रांग, वी नो इट वेरी वेल। हमें इस चीज का घबराना नहीं चाहिए, ना चाइना से घबराना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बोल चुका, ना पाकिस्तान से। परंतु हमारी जो वहां पर फौज खड़ी है, कश्मीर में फौज खड़ी है, उसका एक मुद्दा है कि वहां से हटाओ, कश्मीर से फौज को हटाओ। अभी किसी न किसी तरह से आपको मेरे पहले का बयान देखा होगा, एक सोसाइटी है एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी जो कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहती थी 1951-52 में भी, और आसाम को भी अलग करना चाहती थी। अगर आप इसको देखें, उसके बारे में पढ़ें, तो ये आज जो लीक हुई है, ये अमेरिकन वे से लीक हुई है, वहां से लीक हुई है। और जो हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और बड़े इंपल्सिव हैं, एकदम जो है ना पता जाते हैं, तो आप वीके सिंह के इस बयान को वो ना माने, क्योंकि हम ये हम सर ये जानना चाह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है कि अगर वीके सिंह ये बात कह रहे हैं, अगर साक्षात्कार में वो कह रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं इसकी जांच करा लीजिए, वो मंत्रियों का नाम सामने लाइए, सरकार इससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेती है, तो ये स्थिति अगर बन रही है इस देश के अंदर, तो ये तो लकीर तो किसी को खींचनी पड़ेगी सच्चाई के लिए। मेच्योरिटी इस समय जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे भी होनी चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। मैं मीडिया को भी बोलता हूं, इसको उछालना नहीं चाहिए। ये एक बहुत छोटी चीज है, अगर हुआ है सब लोगों को मालूम है, इस तरह से चलती रहती है फंडिंग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई सरकार क्यों एडमिट नहीं कर पा रही है इसको? ना करे, अगर सरकार उस चीज को एडमिट नहीं कह रही है कि सीबीआई जांच कर लीजिए, क्या आपको लगता है इट्स अ मैटर ऑफ सीबीआई जज को वो करना? अननेसेसरली तूल पकड़ रही है, अननेसेसरली इसको उछाला जा रहा है। क्यों उछाला जा रहा है? इसमें क्या चीज है वो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, बिना पैसे कोई काम नहीं चलता है। मैं कह रहा हूं वो सिविक एक्शन है, सिविक एक्शन का मतलब हमें तो सर नहीं पता था, क्योंकि ये तो पहली बार सबके पब्लिक डोमेन में शायद पहली बार ये चीज आई है। मैंने कहा ना कि क्योंकि आप जुड़े हैं तो आपको शायद पता होगा। मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन की उन्होंने बात कही है, बिल्कुल ठीक कही है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम इनके हाथ में प्ले कर रहे हैं जो हमारे को प्ले कराना चाह रहे हैं, देन वी विल बी द बिगेस्ट। नहीं, सीक्रेट यूनिट के बारे में उन्होंने ये कहा है कि मैं उनको कोट करना चाहूंगा कि सीक्रेट यूनिट मेरी निजी सेना नहीं है, आज सीमा पर जो भी घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होती अगर इसे खत्म नहीं किया गया होता, और इस विषय पर उन्होंने बोलने से मना कर दिया है, क्योंकि ये नेशनल इंटीग्रेशन, तो हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि सीक्रेट यूनिट में क्या हो रहा है, और जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है वो हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मैटर ऑफ ये इंटरेस्ट है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर आ गया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अगर 47 के बाद से चीजें हो रही हैं, पैसा वो कह रहे हैं कि सद्भावना के लिए पैसा दिया गया, बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं सद्भावना के लिए भी दिया गया, पर राजीव जी क्या आपको लगता है वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, संवैधानिक तरीके से अभी काम वहां पे हो रहा है, सरकार के अलावा अगर पैसे सेना के द्वारा भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये पैसे दिए जाना सेना के लिए सद्भाव के रूप में भी ये कितना सही आपको लगता है? देखिए, पैसे की बात पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। आपको एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। वो तथ्य ये है कि पिछले 10 साल में कश्मीर की अगर आप इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम देखें, जो आतंकवादी गतिविधियां हुई है या आतंकवादियों का बाढ़ लागने का काम हुआ, जो देश में आए हो लोग बाग, या और सारी गतिविधियां हों, उसमें 10 साल में काफी कमी आने का कार्य हुआ है। इसका क्रेडिट जो जाता है, सीधा क्रेडिट जाता है सेना को, क्रेडिट जाता है कि सेना जिस तरह से वहां कार्य कर रही है, सेना जितनी सख्ती से वहां पे क्या नाम बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रही है, सेना जितने मुस्तैद होकर के वहां पे आतंकवादियों को रोकने का काम कर रही है, उसका सारा श्रेय सेना को जाता है। और ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, ये आप जाइए कहीं भी क्या नाम रक्षा मंत्रालय की साइट पे जाइए या क्या नाम उसका इंटरनेट पे जाइए, आपको ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे कि 10 साल में। आपकी ओर से सीबीआई जांच की मांग क्यों? देखिए ऐसा नहीं, देखिए सीबीआई जांच की मांग शायद उमर अब्दुल्ला साहब ने की है। हाँ, और उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ ही हैं। देखिए, हमारी सरकार के साथ का मतलब ये नहीं है कि हर चीज में हम सहमत हैं, हर चीज में हम सहमत हैं, इसका मतलब ये नहीं। ठीक है सर, छोटा सा ब्रेक मुझे ले लेने दीजिए, ब्रेक हम छोटा सा ले, जल्द लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद में चर्चा हम फिर शुरू करते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्त। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। राजीव जी, एक बात बताइए जरा, क्या आपको नहीं लगता दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही है कि अगर जनरल वीके सिंह ये बात तब कहते जब वो सेना प्रमुख होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, चूंकि वो बार बार बात उठाते रहे, मुखर वो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पद पे रहते हुए भी उन्होंने अपनी मुखरता कई बार दिखाई है और उसको सराहा भी किया है। देखिए, ऐसा है कि एक ओथ ऑफ सीक्रेसी एक टेक्निकल पूरा एक वर्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पद को छोड़ने के बाद भी उसको मेंटेन करेंगे, और उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो उससे निश्चित रूप से देश और सोसाइटी उसमें परेशानी में आती है। तो मुझे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि जनरल वीके सिंह, मैंने अगर इनके पाकिस्तान के विरुद्ध बयान देखे, अच्छे लगे, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं थे। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इनके बयान देखे, अच्छे लगे, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जनरल साहब जब अपनी एज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पहला जनरल जाता है, वो एज को लेकर के वो उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, एज को लेकर के वो मीडिया में जाते हैं। एक जनरल को जबकि जब वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने, लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बने, तो लेफ्टिनेंट जनरल से जब जनरल बन रहे थे तो इन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हम लोग बाग इसको कहना उसको, मैं एज को इशू कभी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, एक एफिडेविट दिया बकायदा। तो उन्होंने, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने साहब ये एफिडेविट दिया था, तो इन्होंने कहा कि मैं प्रेशर में था इसलिए मैंने एफिडेविट दिया। जनरल का काम प्रेशर में होना नहीं होता, जनरल का काम है प्रेशर में रखना होता है। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो देश के दुश्मन हैं उनको प्रेशर में रखने का काम जनरल का होता है, जबकि जनरल काम ये नहीं कि जनरल खुद प्रेशर में रहे। नंबर 1 तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि जब आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट से बंधे हुए हैं, जब सर्विस रेगुलेशन से आप बंधे हुए हैं, तो आपको जनरल होते हुए, मैंने पहले भी कहा कि देश की सुरक्षा से संबंधित आप 10 लोगों में से एक हैं। उन 10 में से अगर आप एक हैं तो आपको निश्चित रूप से मीडिया में जाने से पहले आपको सोचना होगा कि आप अपनी जबान से जो बात बोलने जा रहे हैं उसका देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं, देश के सैनिकों के हौसले पे क्या असर पड़ेगा। आज अगर सैनिकों का हौसला बुलंद है, उसकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं। और मैं सलाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश की सेना को कि सेना जिस तरह से आज जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रही है डिफरेंट बॉर्डर्स पे जाकर के, तो काबिल तारीफ है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। ठीक है, पर बहादुर जी, 2 चीजें हैं। सोशल कॉज के लिए सेना कुछ करती है अपनी ओर से, वो बात समझ में आती है, वो शायद सब उसको एंडोर्स भी करेंगे। पर आप बताइए कि जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग वहां पर कराया गया क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, बडिंग क्रिकेटर्स को, वो सेना ने ही उसके लिए फंडिंग की थी, अपनी ओर से पैसा इकट्ठा किया था। मंत्रियों को पैसा देने की जब बात आती है, वो ठीक है, वो भले ही अच्छे कॉज के लिए भी किया हो, पर जब आप मंत्रियों को पैसा देते हैं, किसी राजनेताओं को पैसा जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी तो किसी के पास, जवाबदेही किसी के पास नहीं है। पर यह पैसा देना ही क्या अपने आप में सवाल खड़े नहीं करता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि सेना जो है तमाम तरह की सोशल एक्टिविटीज, और उसके लिए मंत्री की जरूरत तो है नहीं उसको। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि ये जो सारी एक्टिविटीज होती है, ये सेना काफी एक्टिविटीज खुद करती है, कुछ करवाती भी है, सब है, और उसकी फंडिंग के लिए तो मुझे लगता ये है कि उसको जो पैसे दिए जाते हैं, शायद इनका कहने का मतलब ये था कि वो मिनिस्टर्स आर द कंट्रोल फॉर दैट। मतलब ये है कि जैसे कोई भी पैसा दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा पैसा, क्योंकि जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, इस तरह के तमाम प्रोग्राम जो है। तो परहैप्स व्हाट ही मेंट वाज दैट कि ये जो पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं फॉर एक्टिविटीज, अब स्टेट गवर्नमेंट की जगह मैं समझता हूं कि जनरल साहब जो शायद मंत्री किए गए होंगे, ये मुझे लगता है।
हाँ, उन्होंने ये बात कही है। सारे प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जितनी भी जो भी ऐसे एक्टिविटीज होंगी गवर्नमेंट ही के थ्रू होंगी, और पैसा जो आर्मी शायद गवर्नमेंट को देती है होगी इस मामले में। अब उन्होंने गवर्नमेंट की जगह वो मंत्री की बात कह दी, तो मुझे लगता है यहाँ कंफ्यूजन शायद यहाँ पर इसीलिए शायद पॉलिटिसाइज भी हो गया मैटर, इसीलिए मैटर पड़ा। नहीं, इनका पॉलिटिसाइज तो देखिए ये हो गया ना, जब ये वहां बैठे बीजेपी के साथ ये रहे, इधर सब कुछ किया है उन्होंने, इस तरह के उन्होंने ये बात भी और कह दी, उसके बाद ये बात इससे ज्यादा पॉलिटिसाइज हुआ, वरना ये शायद ना होता। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी बीजेपी के साथ बैठे हो, समाजवादी पार्टी के साथ बैठे, बहुजन समाज पार्टी के साथ बैठे, वो उनका राइट है, एक सिटीजन होने नाते आप कोई भी आदमी बैठ सकता है, किसी भी दल के लिए काम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके एज वाले मामले में इंटरफेयर नहीं करता है और कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, जो आपके रिकॉर्ड्स में आपकी 1950 अगर एज है उसको ही माना जाएगा, तो आप जो है निराश होकर के, हताश होकर के तरह तरह के आरोप, अनर्गल बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो ये साबित करता है कहीं ना कहीं, क्या आप सरकार भी घबरा रही है इस बात? नहीं यार, देखिए सरकार कि कुछ और ऐसे खुलासे ना हो जाए जो शायद आपके फेवर में ना जाए। सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री को भी पता है इस बात का, वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं और आपसे जुड़े हैं। रक्षा मंत्री कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, प्रधानमंत्री कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, और बहुत सारी चीजें पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पब्लिक डोमेन में ले आए। मैं बहुत सारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, चाहे वो मोसाद हो, सीआईए हो, ये सब करने के पीछे भी कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन आप देख रहे हैं? ये सब मुझे लगता है कि जनरल साहब जो है ना, जनरल साहब थोड़ा सा इसमें डेस्परेट थे एक साल अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए, तो डेस्परेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, तो उस फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो निश्चित रूप से चीजों को राजनीतिकरण करना चाहते हैं, जो उनका काम नहीं है। ठीक है मलिक साहब, क्या आपको भी ये लगता है राजीव जी ने जो बात कही, जो उन्होंने अपनी ओर से बात कही, क्योंकि जनरल वीके सिंह बेबाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कल जब साक्षात्कार दिया 1 घंटा वो बैठे और हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने। अब ऐसा कुछ नहीं था जो उनसे पूछने को रह गया हो। नेशनल इंटीग्रेशन के विषय पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग मुद्दा, देश का मुद्दा है, और उससे सीक्रेसी पर हम नहीं बात करें, पर बयान पे ही अगर हम सिर्फ बात करें, क्या ये राजनीतिकरण नहीं, क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा दिखती है? नहीं, उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है, जिस चीज एज को लेके जो बार बार बात आई है, उसकी एक पीड़ा उन्हें आज भी है, और इस पीड़ा की वजह से वो बार बार जो सरकार, चाहे वो अन्ना हजारे के साथ गए हों या नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर किया, वो उस पीड़ा का एक नतीजा है। और हो सकता है कि सेना को फिर बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सेना के नाम पर बात करना भी ठीक नहीं है। सेना के नाम पे जो आप देखिए कि उसके बाद वो जो रिपोर्ट आती है जिसमें वहां के सरकार को अस्थिर करने की बात होती है, उसके बाद इन्होंने ये इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू की अगली कड़ी थी। तो जनरल वीके सिंह ने, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत मासूम बच्चे, उन्होंने समझ बूझ के सारा इंटरव्यू दिया। मंत्रियों का अगर नाम लिया है तो ये सवाल तो उठेगा फिर जब मंत्री की बात की जाती है। ठीक है कि सेना जो है वहां हर तरह के सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। यहाँ डूरंड कब करवाती है सेना, यहाँ सुब्रतो कब करवाती है भारतीय वायुसेना, वो अपने तरीके से करवाती है, सरकार के जरिए भी करवाती है और अपने जरिए भी करवाती है। लेकिन जब मंत्रियों को पैसा देने की बात होती है और जब एक सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात होती है, तब सवाल वहां उठते हैं, और सवाल जब राजनीतिक रंग ले लेता है, इसलिए शायद ज्यादा आज तूल पकड़ गया है, क्योंकि वो एक मंच पे थे जहां नरेंद्र मोदी थे और आरएसएस आज उनके बचाव में आ गया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। अब ऐसी तो कौन सी सीक्रेसी, अगर पैसा दे रहे हो, इतना ही लाइट मैटर है तो वो एक्सेप्ट ही कर लेते कि नहीं लाइट मैटर है, पैसा तो दिया जाता है, इस तरह से हम सोशल कॉजेज में यूज करते हैं। क्या उनको भी मन में कहीं ना कहीं घबराहट तो नहीं? उसमें दिक्कत ये हो गई है कि पैसा किस तौर पे दिया जाता है। उन्होंने सोशल कॉज को लेकर नहीं बात की, बाद में उन्होंने जरूर उसको कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम देते हैं, इस तरह की बात की। लेकिन सोशल कॉज में जब पैसे दिए जाते हैं, जिस तरह से कश्मीर लीग का जिक्र किया या दूसरी चीजों में, वो एक अच्छी चीज होती है। लेकिन जो बात, चूंकि जहां से बात पनती है, जो रूट है वो रूट उस अस्थिर करने की बात से पनती है। इसलिए जब मंत्री का नाम आता है तब वहां सवाल खड़ा, तब सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए ये बात आज इतनी तूल पकड़ रही है कि कुछ राजनीतिक दल उनके पीछे खड़े हैं, कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। ये इसलिए ये मुद्दा बन गया। अस्थिर होने वाली बात पे आपको क्या लगता है शर्मा साहब, जो बात अस्थिर होने की, सरकार को अस्थिर करने की बात है सेना के द्वारा, ये कितनी आपको पचती है? बिल्कुल गलत है। सेना का कभी भी, खासकर हिंदुस्तानी सेना का कभी भी ये मोटिव नहीं रहा है। वो पहले से अपॉलिटिकल रहे हैं और केवल वो हिंदुस्तान को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करते रहे हैं, चाहे कुछ भी हो।
हिंदुस्तान का कोई भी सिपाही से लेकर के जनरल तक कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डिसइंटीग्रेशन कराए या अस्थिर कराए, किसी सरकार को अस्थिर कराए। ये बात गलत है। मैं आपको पिछली बार अभी बोल चुका हूं। देखिए साहब कि ये एक बड़ी सोची समझी हुई साजिश के बीच में ट्विस्टिंग ऑफ द वर्ड हो गया है और जिसमें वीके सिंह जो है वो प्ले कर गए हैं। और वीके सिंह की ये गलती है कि उन्होंने ये पॉलिटिकल मंझे में ना होकर के एक सोल्जर की तरह उन्होंने बेबाक ऐसे करके बोल दिया, तो जिसका नतीजा जैसे आप मलिक साहब ने बोला और सब हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बोला, जो मानक शाह वाली बात बोली है वो करेक्ट है, क्योंकि फौजी जो है वो बड़ा फ्री बोलता है, तो वो फ्री बोल गए और उसकी वजह से वो आज जो कंट्रोवर्सी है। आप ये निश्चिंत रहे कि भाई कोई जो सरकार को उथल पथल करने के लिए किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान की ये फौज जी, आज आपको मैं ये फिर से चैलेंज के साथ कहता हूं, फौज जो है बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी जो सिखलाई है वो केवल हम भी ये मानते हैं। शर्मा साहब इससे कोई दो राय नहीं। देखिए इस देश की सेना अपोलिटिकल, अगर अपोलिटिकल नहीं होती तो हम पाकिस्तान जैसी सेना की बार बार जिस तरह से वहां सेना जिस तरह से हस्तक्षेप करती है, हमारी सेना ने कभी नहीं किया, बराबर राजनीतिक राय रही। मुझे ले लेने दीजिए, ब्रेक के बाद मैं आप से शुरुआत करूंगा। छोटा सा ब्रेक हम जल्द लौटते हैं। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है। भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स वीसीएस एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिया, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लौटने पर आप सभी का स्वागत है। मलिक जी, अपनी बात आप कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि राजनीतिक आज भी इस देश की सेना अपोलिटिकल है और इस देश की सेना की इंटीग्रिटी पे किसी तरह का उसकी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि इस सेना ने जो काम किया इस देश के लिए वो हम सभी जानते हैं। करीब सिर्फ सरहद पे ही नहीं, देश के अंदर भी सेना का काम बहुत अच्छा रहा। लेकिन चूंकि सवाल इसीलिए हुआ कि जो कसक, जो पीड़ा थी और कुछ चीजें ऐसी हो गई वीके सिंह से जो राजनीति फिर जिसे राजनीति के चश्मे से लोगों ने देखना शुरू किया। पहले वो अन्ना हजारे से जुड़े रिटायरमेंट के बाद, और फिर नरेंद्र मोदी के साथ जो मंच साझा किया, इसकी वजह से ये सारा मुझे लगता है कि इसे तूल दिया जा रहा है और इसे पॉलिटिकल बनाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। ये एक बात जी, मैं चाहूंगा कि सारे मामले को आप लोग एक दूसरे नजरिए से भी देखें। एक और भी इसका दृष्टिकोण है। अगर आप देखें कि सारी दुनिया में अगर आप देखें तो जो पुरानी संस्थाएं थी और जो उनकी जो एक कल्चर थी, वो आप देखिए धीरे धीरे वो इरोड हो रही, खत्म हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों अमेरिका के तमाम जो सीक्रेट्स निकले, उसमें काफी ज्यादा बवाल हुआ है। अब आप वो देखिए MI जो है, जो इंग्लैंड की जो पूरी एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, जो कि दुनिया में पता नहीं क्या क्या कराती है, उसके ऊपर एक जर्नलिस्ट ने पूरी किताब लिख दी है, जो कि MI में काम करते थे। शायद वो मेरे ख्याल से वो आर्मी में थे या जर्नलिस्ट थे, मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा पूरा है। तो आप देखें इस तरह की तमाम चीजें जो है क्या करना चाहिए खुल रही है। तो बेसिक बात यह है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे
थे और जैसे उनकी मोसाद पे शहादत भी थी, किताब लिखी मोसाद गई। के ऊपर किताब आ गई है, आप ठीक ही कह रहे हैं, मतलब ये तमाम चीजें जो है खुल रही हैं इस तरह की। तो एक पूरा आप देखें जो दुनिया में जो संचार क्रांति आई, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद जो नया मिजाज आया लोगों का, ये सब है, तो इसको आप उससे भी जोड़ के देखें, तमाम ऐसी बातें कही जा रही है जो पहले नहीं कही जाती। क्या सिर्फ इसे एक इमेच्योरिटी या अपरिपक्वता माना जाए, वो भी आप की महत्वाकांक्षा माना जाए? नहीं, आप इसको तीनों चीजें माने, आप उसको उनकी देखिए, जनरल जो है सभी जनरल पॉलिटिकली इमेच्योर होते हैं, ये पहले ऐसे नहीं है जिन्होंने इस तरह की बातें करी है। तमाम जनरल्स ने इस तरह की बातें करी, राजनीति माने की बात करी, सब कुछ किया, ये बाद में उनकी समझ में आया कि बात ठीक नहीं है। इमेच्योरिटी भी है, मतलब जो पूरा इसका पॉलिटिकलाइजेशन भी हो रहा है, आज इस मंच पे गए, यहां गए, वहां गए, सब जो उनका हो रहा है, मैं नहीं समझता उनके पास कोई बड़े डेफिनेट पॉलिटिकल प्लान है, सब है। दूसरी बात ये देखिए, जनरल जैसी पोस्ट होती है ना, उसमें रह करके आदमी को इतना ज्यादा बिल्टअप मिलता है, आप समझिए इतनी ज्यादा उसकी जो है क्या कहना चाहिए, उसको बादशाह की तरह ट्रीट किया जाता है कि लोग गए, उन्होंने खुशामद करी कि सर चलिए आपके जाने से ये हो जाएगा और लोगों को ये मैसेज जाएगा, ये सब है, झूठी तारीफ करी तो उसमें बह के चले आए, मतलब तो मैच्योरिटी भी है, वो सब है। पॉलिटिकल भी है क्योंकि बीजेपी ने इससे फायदा उठाया, उन्होंने एक्स सर्विसमैन की रैली करी थी, उसमें इनको बुलाया, वहां पर आप सब जानते हैं 1.5 लाख लोग आए और मुझे ये बताया गया कि 75,000 लोग तो लाए गए वहां पर, सब है, तो जो भी बहरहाल बात है। दूसरी बात है, तीसरी बात ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि खुलेपन की बात भी आ रही है, सब सारी बात आ रही है, सब है, और इसको बात ये इस तरह की बातें कही जा रही है क्योंकि कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और इस तरह की बात है और उस तरह की बात हो गई, इसलिए इस बात ने तत्पूर्व पकड़ा है। अगर मेरे ख्याल से कश्मीर कहीं और कहीं की बात कही होती उन्होंने तो शायद इस बात पर अपरिपक्वता भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी महत्वाकांक्षा भी है, पर बीजेपी क्यों बचाव कर रही है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे सीधा बचाव कर दिया उनका आकर के। देखिए, बीजेपी जरूरी है? नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं अभी। बीजेपी इसलिए बचाव कर रही है कि बीजेपी जो है पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि दे आर डेस्परेट टू गेट इनटू पावर। वो जो है उनका जो पावर के लिए जो उनकी जो है क्या कहें डेस्परेशन है वो गजब का है। उनको लग रहा था कि शायद जैसे प्रधानमंत्री पे इस पे इन्होंने एक प्रेशर डाला और प्रेशर डाला हो, इससे शायद ये अगर मान लीजिए अंडर किसी तरह सरकार चली जाए तो वो पावर ले ले, मतलब तो वो उनका सारा मामला है। वो मामले उनकी अभी भी चल रही। उनका ख्याल है कि शायद जनरल को साथ लेकर के कम से कम जो है क्या कहना चाहिए उनका वोट बैंक बढ़ जाए। ठीक है, उनका वोट चाहे होना हो। स्वामी ने राम माधव ने भी, चूंकि आरएसएस के उन्होंने भी इसका बचाव किया और खुल के बचाव किया, तो उसकी वजह वही है जो माथुर साहब कह रहे हैं, चूंकि सत्ता से जो दूर होने की वजह, और लग रहा है कि वीके सिंह एक ऐसा चेहरा है जो उन्हें वोट दिलवा सकता है एक खास वर्ग में। एनडीए बड़े से बड़े पर इसमें मैं बस एक बात यह और कह दूं, मेरा ये मानना कतई नहीं है कि वीके सिंह जो है कोई आरएसएस के आदमी है या उनका कोई आरएसएस संबंध है या वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर राजीव जी, बीजेपी क्यों बचा रही है बार बार? यही कारण आपको भी दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक थ्योरी है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करिए और फेंक दीजिए। जैसे आपको उदाहरण दूंगा कि जिस टाइम अन्ना हजारे साहब अपना मूवमेंट दिल्ली में चला रहे थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग बाग पर्दे के पीछे से अपना खेल करने का काम कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त अन्ना हजारे साहब ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डांटना शुरू कर दिया और उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने कहना उसका बैकफुट पे आकर के पीछे चुपचाप हट गए पीछे से। सेम वो केस जनरल वीके सिंह साहब के साथ करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 देखिए, अभी एक बात उठी राइट टू फ्री स्पीच। हिंदुस्तान का संविधान हमें मौका देता है कि हम राइट टू फ्री स्पीच है, हम लोग बाग स्पीच करने के लिए हम लोग बाग बिल्कुल फ्री हैं बोलने के लिए, लेकिन फ्री स्पीच और सेंसिबल स्पीच इसमें हमें लक्ष्मण रेखाएं रखनी पड़ेगी। जो देश के बड़े लोग बाग हैं, बड़े से मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी में देश को चलाते हैं, जो देश की सीमा और सुरक्षाओं का ध्यान रखते हैं, उन लोगों को राइट टू सेंसिबल स्पीच होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से, उनके कोई चीज बोलने से देश की सेना का जो जवान -40 डिग्री में काम कर रहा है और 45 डिग्री में काम कर रहा है, उसके मॉरल पे निश्चित रूप से असर पड़ता है। और हम लोगों को कुछ देश के हित में खुलासा हो रहा होता। और देखिए देश ऐसे जो खुलासे, जिस तरह के वो खुलासे कर रहे हैं और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी सेंसिबल जनरल से इस तरह की उम्मीद। लेकिन राजनीतिक दलों में झांकना होगा, उन्होंने भी थोड़ा सेंसिबल इस मामले में बयान। एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें अभी जैसे उठती हैं और बहुत सारी चीजें उठ रही हैं कि सेना का हस्तक्षेप, ये सब चीजें, ये सब बेमानी चीजें, बेकार की चीजें हैं। देश की जो राजनीतिक संस्कृति है, हमारे देश की जो राजनीतिक संस्कृति है, आदिकाल से मैं कहूंगा, आदिकाल से जो राजनीतिक संस्कृति हमारे देश की रही है, उसमें सेनापति
हमेशा राजा के साथ रहा है, राजा के नीचे रहा है, राजा को सपोर्ट करता हुआ पाया गया है। सेनापति ने कहीं भी कहना उसका अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। तो हमारे देश की जो राजनीतिक संस्कृति है, वो देश की जो राजनीतिक संस्कृति है, उसमें सेना हमारे साथ खड़ी है और हमारी सीमा को सुरक्षा करने का दायित्व निर्वहन कर रही है। सेना कहीं भी पॉलिटिकल काम नहीं कर रही है। नहीं सिद्धार्थ, मैं आपसे एक बात यह कहना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि मेरा तो पूरा जीवन जो मीडिया सही के शायद जो पूरे जीवन जुड़ा रहा, पूरा इसमें बीता है, सब है और सब है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, मीडिया को भी यहां पर थोड़े से डिस्क्रिप्शन से काम लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग जो पत्रकार रहे हैं सब है, तो हमें तमाम ऐसी बातें पता रही हैं जो कि हम चाहते तो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं किया क्योंकि हमने सोचा था कि वो लार्जर सोशल ग्रुप में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जैसे ये वाली बात जो है क्या करना चाहिए, अगर उन्होंने कहीं भी वीके सिंह ने सब है, तो मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह से कहना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, इसलिए वो नहीं पॉलिटिकल हाराकिरी खड़ी हो जाए पूरे देश में, कह रहा हूं बिकॉज मीडिया ने प्रेस को रिपोर्ट किया। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं जो कि बहुत पुरानी नहीं है, कारगिल युद्ध के जमाने में एक ऐसी स्टेज आई जबकि हम लोगों ने एक बहुत ही वाइटल जो है पॉइंट लूज कर दिया था और पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ गई थी। मेरे ख्याल से शर्मा साहब को ये सब बात याद होगी। सारे मीडिया को ये बात पता थी कि इंडियन फोर्सेज ने वहां पर जो है उसको, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कारगिल की लड़ाई में तो वी वर टेकन ए बैक, तो सारी कंट्री को पता था कि यहां पर जो है एक बहुत, मुझे याद दिया रहा पीका कि यहां पर जो भारतीय सेना जो है वो उसको पीछे हटना पड़ा है, दे लॉस्ट द बैटल। मैं समझता हूं कि मीडिया के सब जर्नलिस्टों को पता था, जब मुझे भी पता था और भी सबको पता था, लेकिन किसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी सेना का मोराल जो है न गिरे। और बाद में 2 दिन बाद फिर हमने उसको फिर कब्जा, नहीं मैं आपसे बता कि फिर कब्जा कर लिया और हम लोग बाद में जीते जाते। तो तमाम ऐसी चीजें होती है जो कि पता होती है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जाता। मैं समझता हूं ये भी कुछ डिस्कशन की बात ही थी या नई सूचना संस्कृति की बात थी कि मीडिया ने इस बात को कहा कि वो करना चाहते हैं। इस बात को एक बात और सिद्धार्थ जोड़ेंगे कि आप देखिए कि जब जनरल वीके सिंह थे उस पर कुछ महीने पहले उसी अखबार में खबर छापी थी कि कूप के लिए ये बहुत ये वहां से सेना चल चुकी है और कूच कर गई है दिल्ली की तरफ। तो ये इस पर इन चीजों को थोड़ा सा हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, पर मलिक साहब हम मान रहे हैं, ठीक है, हम अब यहाँ कह रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, उनकी अपरिपक्वता भी हो सकती है और जैसे मीडिया की अपरिपक्वता, ठीक है, मीडिया की भी अपरिपक्वता कहीं ना कहीं रही है, इसमें हम एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है। पर जब वो खुद जैसे अब आकर के बार बार ये बात कह रहे हैं और आज फिर उन्हें आकर के सफाई भी देनी पड़ रही है उसके ऊपर, अब इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी बात कहता है और फिर आकर के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसे सफाई भी देनी पड़ती है, तो सिर्फ हम क्या ये मान लें मलिक साहब कि नहीं ये तो सिर्फ इमेच्योरिटी है, चलिए जाने दीजिए, तो फिर इतनी इमेच्योरिटी तो वो पद पे फिर चुने कैसे गए, फिर इस पे भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इमेच्योरिटी महत्वाकांक्षा की बात, अपने उनके अंतिम कार्यकाल को आप देखिए, अंतिम दिनों को देखिए, तो 1-2 चीजें जो वो जिसकी बार सेना से बार बार जोड़ देना ठीक रहेगा। सेना से मैं जोड़ के नहीं बात कर रहा, एक तो उम्र का विवाद को लेकर जो सरकार के खिलाफ जो पीड़ा है वो उनके अंदर आज भी मौजूद है और उसके इजहार के लिए उन्होंने कई मंचों का इस्तेमाल किया ताकि चाहे वो अन्ना हजारे के साथ जुड़े, इसलिए जुड़े कि इस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी के मंच पे भी गए, वो इसीलिए गए क्योंकि वहां भी सरकार के विरोध में रैली हो रही थी। तो इन चीजों से उनकी एक महत्वाकांक्षा तो है और वो महत्वाकांक्षा इसलिए है क्योंकि वो सरकार से दुखी है, क्योंकि उनकी उम्र का जो विवाद था उसे लेकर सरकार मानी नहीं। इस वजह से वो दर्द जो है वो इस तरह की चीजों में उभर के आता है। मैं इमेच्योर बहुत नहीं मानूंगा उन्हें, क्योंकि इमेच्योरिटी होती है तो जिसके आपने कहा कि वो इतने बड़े पद पे नहीं जानते, लेकिन चूंकि जैसे शर्मा साहब ने कहा कि सैनिक आदमी चीजों को दिल खोल कर देते हैं, कई चीजों को बिना लाग लपेट के कह देते, राजनीति अभी उन्हें नहीं आती। अब राजनीति में अगर उन्हें है तो थोड़ी राजनीति सीखनी होगी। देखिए मैं चूंकि इसलिए दे रहा हूं कि जनरल वीके खंडूरी साहब भी थे मुख्यमंत्री, वो जिस तरह से कामकाज करते रहे उत्तराखंड में, बहुत सारे लोगों को उनका अंदाज पसंद नहीं आया। वो बिना लाग लपेट बहुत सारी बातें करते, ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरह से लगाम लगाई या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जिस तरह से काम किया, वहां भी उनको, चूंकि फौजी आदमी अपने अंदाज में काम करता है, तो वीके सिंह और चूंकि खंडूरी को मैंने देखा नजदीक से काम करते हुए, तो इसलिए वीके सिंह इसी तरह कर रहे हैं। बिना राजनीति को अभी सीखनी पड़ेगी अगर वो राजनीति में आना चाहते और महत्वाकांक्षा है तो। पर ये अगर वो ये भी कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद से जो इतना पैसा जम्मू कश्मीर में आता है वो कहां जाता है, इस तरह की बातें भी वो करते हैं। कहते हैं कि इसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा, रोडें यहां पर बनती नहीं है, रोड बिल्कुल भी यहां पर नहीं है, तब हमें फिर इस तरह से काम करना पड़ता है। और बाद में फिर आप सेना को भी उसमें जोड़ रहे हैं, आप अपने आप को अलग रख के भी बात नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अगर जनरल होता है तो जनरल सिर्फ कमांड देता है, वो देखने नहीं जाता, माइक्रोइकोनॉमिक्स नहीं देखता है चीजों को। अगर कश्मीर का मामला नहीं होता तो शायद इतनी बातचीत इतनी आगे नहीं बढ़ती। कश्मीर में दिक्कत ये हुई कि कश्मीर में
सरकार ने वहां जिन चीजों पे विकास होना चाहिए था वहां नहीं हुआ। हमने वहां के लोगों को कई बार छोड़ दिया। वहां खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। अगर वहां परवेज रसूल जैसे 10, 20, 25, 50 खिलाड़ी उभर के सामने आते या दूसरे खेलों में आते, वहां जो ऑर्गेनाइजेशन में बार बार जो खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां ऐसी हैं जो लोगों को जोड़ती है, लोगों राजनीति तोड़ती है, खेल और ये सारी चीजें तोड़। अगर परवेज रसूल अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे इस बात को और अगर हम लोग करें तो आप देखेंगे कि जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं, न सिर्फ कश्मीर बल्कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी, वहां पर जो है उनको स्थिति बहुत अच्छी नहीं। हाँ नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूं, वहां पर हम लोगों को कायदे से उनको नेशनल मिनिस्ट्री में लाने के लिए पॉलिटिकल एक्शन करना चाहिए था। एज अगेंस्ट दिस हमारी जो भी सरकारें आई सेंटर की सब, उन्होंने क्या किया, उनको खरीदने की कोशिश करी मतलब, और इसमें वहां पर पैसा ज्यादा दिया इस आशा से कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब। इससे संकेत की उधर माधुर साहब, लेकिन अच्छी बात यह है कि उधर खेलों की गतिविधियां बढ़ी है। मणिपुर हो, शिलांग हो, असम हो, और उन जगहों में इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। युवाओं को अगर खेल से और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़िएगा तो वो उनका निगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, देखिए मैं सहमत हूँ आप दोनों महानुभावों की बात से कि युवाओं को अगर आप खेल से, अपनी संस्कृति से, अपने रोजगार से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज में जो नेगेटिविटी है वो खत्म होने का काम होगा, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। लेकिन अगर जनरल साहब के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, क्योंकि जनरल साहब पे आज बात हो रही है, तो उसमें मैं सिर्फ 2-3 चीज और कहना चाहूंगा। उसमें मुख्य रूप से एक चीज कहना चाहूंगा कि आर्थिक ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ईमानदार रहना वो दूसरी बात है। यदि अगर आप सामाजिक रूप से ईमानदार नहीं है, राजनीतिक रूप से ईमानदार नहीं है, सांस्कृतिक रूप से ईमानदारी का मतलब इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की जो संस्कृति चली आई है, जनरल का जो एक कोड बनता चला आया है रिटायरमेंट के बाद, उसको अगर आप नहीं संभाल पाते, उसको अगर उसके हिसाब से नहीं, राजीव जी एक बात बताइए, ठीक है आप एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे होंगे, पर बतौर एक इस देश के नागरिक हैं वो ये कहते हैं लोकतंत्र में वो जी रहे हैं, उन्हें लगता है जो चीजें उनके कार्यकाल में जिन्होंने सेना में देखी उन्हें नहीं ठीक लगी और उस बारे में बार बार वो बोलना चाहते हैं, इस बारे में वो देश को बताना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए इसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगा देते हैं? जितने पैनल के लोग बैठे हैं इनमें से कोई नहीं घबरा रहा, आप नहीं घबरा रहे, कोई राजनीतिक दल नहीं घबरा रहा, ये बार बार बातें आने लगती हैं। लेकिन जब वो जनरल थे, अगर उस वक्त वो कहना उसका रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री महोदय से बात करते, कहते कि साहब ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों में सुधार होना आवश्यक है, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद अगर इस तरह की बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवाल खड़े होंगे। शर्मा जी आप कुछ कह रहे हैं? जनाब, क्या जनरल ने कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा अपनी सर्विस में सवाल उठाया? नहीं उठाया। आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। मैं फिर बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ये जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, ये इन रिटेलिएशन आए हैं, ये इंटरव्यू पे आए हैं, उसने ऐसा कोई अपने आप स्टेटमेंट नहीं दिया। आप उसको तूल दे रहे हैं, जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। मैं यूं कहना चाहूंगा कि देखिए साहब, मैं ये इस चीज को मान के चलिए, मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात की कि भाई हमारी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जितनी भी हैं उनको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। देखिए वो जो आपका कश्मीर है, J&K है, उसको एक स्पेशल स्टेटस है, अब वो मत भूलिए। उसमें आप कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते, इवन आप क्रिकेट का मैच नहीं वहां खेल सकते। बताइए 87 के बाद में कोई आपका मैच खेला गया? नहीं खेला गया। वाई? बिकॉज वहां पर इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंसी इतनी तगड़ी है, उसको मिटाने के लिए अगर कोई चीज की गई, वो नॉर्मल स्टेट नहीं है, वो एबनॉर्मल स्टेट है। इसके लिए आपको मान के चलना चाहिए कि अगर ये पैसे की बात आई है तो वो उसने अपनी फेस सेविंग के बीच में कही है और ऐसी कोई बात मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूं, यस, एक चीज मैं उसकी जनरल वीके की गलती मानता हूं कि उसने मंत्री बोल दिया, बस उसके सिवाय ऐसा कोई चीज नहीं है और हमें सब कुछ मालूम है, सब एक चीज ही है। पर वो आपको मान के चलना चाहिए कि J&K एक स्पेशल स्टेट है और उसको हमें देखभाल के ही चलना चाहिए। और उसमें जो डेवलपमेंट की बात कही है, ये भी आपको मालूम है, पर सर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राजीव जी देखिए, जो अभी कर्नल साहब कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहूंगा। जो डिपार्टमेंट जनरल साहब ने बनाया था वो सीक्रेट डिपार्टमेंट था, खुद उनका बनाया हुआ है और उसको उन्होंने सीक्रेट डिपार्टमेंट बताया कि सीक्रेट डिपार्टमेंट मैंने बनाया था। जब आप सीक्रेट डिपार्टमेंट बनाते हैं और उसकी बातें आप जाकर के फिर पब्लिक डोमेन में लाते हैं, तो ये तो नहीं करना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, ये तो नहीं करना चाहिए। दूसरा एक चीज उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि हम लोग बाग हर चीज के लिए अपने को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, कि अमेरिका वहां पहुंच गया, लंदन वहां, ब्रिटेन वहां पहुंच गया, फ्रांस आगे पहुंच गया, चाइना कहां खड़ा है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका में अगर कोई अपने
सीक्रेट्स को बाहर निकालता है तो उसकी जगह सीखचों के पीछे होती है। अभी एक सैनिक को किया उन्होंने जिसने कंप्यूटर से बहुत सारी सूचना लीक की, और असांजे के मामले में अमेरिका पूरा असांजे को खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि किसी तरह से उसको पकड़ के अमेरिका लेके जाया जाए। तो आपको असांजे की तरह रोल दिख रहा है? मुझे उसकी तरह रोल नहीं दिख रहा है, उनकी तरह रोल नहीं दिख रहा है, मुझे बिल्कुल रोल नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए ऐसा त्यागी साहब दूसरे मलिक साहब मैं कंप्लीट कर, जी मुझे उसकी तरह रोल नहीं दिख रहा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं एक अमेरिका का उदाहरण आपके सामने दिया। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि जब आप बड़े पदों पे हैं या जो आपके पद की गरिमा है उसको रिटायरमेंट के बाद अगर नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से समाज की भर्त्सना का आप पात्र तो बनेंगे। त्यागी साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आप अमेरिका में कहते हैं कि वहां शिक्षकों के पीछे किसी को भेज दिया जाता है, लेकिन वहां राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को भी भ्रष्टाचार के आरोप में शिक्षकों के पीछे भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को देती है कि दो साल जिसको सजा हो गई वो चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकारें यहाँ जो है उसको अध्यादेश लाकर उसे पलट देती हैं, क्योंकि राजनीतिक अध्यादेश पे चले जाएंगे। चीन में अभी उम्र का ये सजाए मौत हुई है एक पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ नहीं हो सकती। इन दो सेंटेंस कहूंगा मैं सिर्फ मलिक साहब की बात पे कि जो इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे राजनीतिक लोग बाग जेल नहीं जाते हैं, शायद मुझे लगता है कि पिछले 5-7 साल में बहुत सारे लोग बाग जेल जाने का काम हुआ और उनके विरुद्ध केस है इस टाइम आज की डेट में। और वो देखिए रूल ऑफ लॉ है और नेशन ऑफ लॉ है। जब नेशन ऑफ लॉ है तो उनको जमानतें भी होंगी और उनको क्या नाम सुना भी जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप उनको फांसी चढ़ा देंगे या एक दिन में आप उनको शिक्षकों के पीछे कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी गलत कर रहा है उसको निश्चित रूप से कानून उसका देख रहा है, कानून उस पर कानूनी एक्शन भी हो रहे हैं। चाइना से कंपेयर करना हिंदुस्तान को, तो चाइना से अगर चाइना से अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाइना से अगर कंपेयर करेंगे, चाइना में मीडिया की बात कही, चाइना में मीडिया भी मैनेज जो है वो सारा स्टेट से है, हर चीज स्टेट से है। यू कांट कंपेयर चाइना, क्योंकि वहां राइट टू स्पीच नहीं है, राइट टू लिबर्टी नहीं है वहां पर। तो इसलिए और आज अगर हम बहस जनरल साहब पे करें आपने ज्यादा बेहतर होगा। जब अमेरिका की बात बोलेंगे कि शिक्षकों के पीछे भेज दिया गया तो हम दूसरे देशों में, देखिए मेरा निश्चित मानना है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी फौज का जनरल अगर सीक्रेट एक्ट्स का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसको उसकी जवाबदेही बनती है। क्या ये समाज के प्रति भी, कानून के प्रति। जैसा राजीव जी कह रहे हैं, आपको लगता है? देखिए बस सीक्रेट एक्ट में तो उसने ऑफिशियल एक्ट में जो है कोई ऐसी बात तो नहीं कही है कि कोई उसने सीक्रेट अपने ऑफिस की दी है। ठीक है। दी ओनली थिंग इज उसने ये कहा है कि फंडिंग जाती है और वो मंत्रियों को जा रही है, बस। ठीक है। यही तो क्योंकि वहां पर कोई सीक्रेट एक्ट का वो नहीं मानते। हाँ, कितनी फंडिंग दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं कोई गया। हाँ। पर ये तो बाहर से आया, उसको काउंटर किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जनरल वीके ने उसको काउंटर किया है। तो अगर कोई काउंटर बोल रहा है तो काउंटर का तो आई डोंट थिंक इट इज अ सीक्रेट। मैं ये कह रहा हूँ कि सीक्रेट एक्ट को, देखिए सर मुझे बोल लेने दीजिए, सीक्रेट एक्ट को आप तब मानेंगे जब आप अपने ऑफिस की कोई चीज दे रहे हैं। यहां पर वो काउंटर कर रहा है क्योंकि वो एक सिविलियन है। अगर हाँ वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो जनरल उसमें होता है तो डेफिनेटली मैं, परंतु उसने ये जो कही है कि ये, फिर मैं बात बार ये कह रहा हूं कि अगर उसका, मैं एक बात कह रहा हूं कि हाँ उसने ये मंत्री लगा करके ये गलती की है, अदरवाइज फंडिंग जाती है, ये कोई चिंता की बात नहीं है, हर बार होता है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, ये बिल्कुल जो है ऑब्सलीट एक्ट है और ये पूरा एक्ट ही गलत है जो अगर आप देखें तो। और अब पूरी डिमांड हो रही है कि इस एक्ट को जो है तो उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये तो अंग्रेजों ने खास हालात में बनाया था जिससे कि आप हिंदुस्तानी जो वो ना कर सके, वो बात है। लेकिन ये कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं, जो भी उसने कुछ किया उसमें कोई डिटेल्स नहीं कहीं लीक हुए हैं। मतलब एक कोई प्रैक्टिस है उसको बता दिया, अगर वो बताता है कितने गए पैसे, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या इसी पे फिर सीबीआई जांच की भी मांग होने लगी। तो ये सब पता करें क्या है। नहीं देखिए
ऐसा है कि मेरा ख्याल ये है कि इस देश में इतनी समझ होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए कि एक जनरल है अपने जोश में कुछ, देखिए ये कह रहा है कि वो जो है उस पद पे पैसे पहुंच गए, नहीं मैं एक मिनट बताऊं, उस पद पे वो इसलिए पहुंचे कि वो एक अच्छे सैनिक थे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजनीतिक बुद्धि थी, मतलब दो चीजें अलग अलग, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग। राजनीतिक ये उनको बुद्धि कौन दे कि राजनीतिक बयान, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक बड़ा हल्का सा शब्द है, उन्हें पानी पे चढ़ाया गया होगा भाई ठीक है तुम चलो ये हो जाएगा तो ये कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट कोर्स है इस कंट्री के लिए वो ये है कि सारी इसको कंट्रोवर्सी को लेट इट डाई डाउन। ठीक है, लेट इट, वो तो खैर हो ही जाएगा। पर मलिक साहब, ये एक जनरल जब पूर्व जनरल टीवी पे आता है और बड़े चैनल पर बैठता है जहां दुनिया उसे देख रही है, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर वहां वो टेलीकास्ट हो रहा है, और अगर वो ये बात कह रहा है तो कितनी आसानी से आपको लगता है इसको बिल्कुल हल्के में ले लिया जाएगा? जब वो ये बातें कहता है, जब वो ये कहता है कि नहीं पैसे दिए जाते हैं, और जब सब सकपका जाते हैं, क्योंकि किसी को ऑफिशियली भारत में ये चीजें नहीं पता, जैसा आपने खुद ने भी कहा, जैसा माथुर साहब भी कह रहे थे कि जो लोग वहां रहते हैं, जो शायद जुड़े होते हैं क्लोजली, वो शायद इन चीजों को बेहतर जानते हैं, या मैस में बातें होती हैं, जो भी होता हो। पर क्या आपको लगता है इतने बड़े पटल पर जब आप ये बात कहते हैं इतनी लाइटली ले ली जाएगी? फिर क्योंकि बात वही फिर राजनीतिक अपरिपक्वता की आ जाती है, पॉलिटिकल वो तो हम मान रहे हैं ना, एक बार आपने बोल दिया है क्योंकि जो जबान से जो बात निकल गई, क्योंकि जबान पड़ोसी भी सुन रहा है, जबान से जब बात ये देख रहे हैं कि पूर्व जनरल यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। सिद्धार्थ, जब जबान से बात निकल गई वो वापस हो नहीं सकती, और ये शायद अगर उन्होंने शर्मा साहब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंत्रियों का नाम ना लिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता, हम इस पर डिस्कस भी नहीं कर रहे होते, लेकिन मंत्रियों का नाम लेकर जो उन्होंने राजनीतिक इमैच्योरिटी, काफी बातचीत उन्होंने काफी देर तक की, हम लोग सुन रहे थे वो सारी चीजें, लेकिन उसमें यही है कि उनको कहाँ किस तरह का बयान देना चाहिए, उन्हें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने चूंकि चैनल पे दिया और चैनल पे ऑन एयर हुआ, सारी चीजें लोगों ने सुनी, और जिस स्टेट को लेके बात हुई वो स्टेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी है, बॉर्डर से लगा हुआ, जहां बार बार जहां आतंकवाद के खतरे हैं, वहां सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया, अलगाववादी ताकतों को जनरल के इस बयान से बहुत ताकत मिलेगी, और वो अपना और वो अस्थिर फिर से प्रदेश को करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे लिए खतरा ज्यादा बन गया। मैंने बहस के शुरू पे एक बात कही थी कि हर व्यक्ति को सैनिकों की शहादत और लक्ष्मण रेखा से अपने आप को संबद्ध रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी बात करने से पहले, चाहे आप मंत्री का नाम लें, चाहे आप संतरी का नाम लें, लेकिन अगर आप कोई चीज खोलते हैं जिस चीज को नहीं खोलना चाहिए, उस पिटारे को आपको नहीं खोलना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, तो उससे निश्चित रूप से जो देश के दुश्मन है, जो सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, जो सीमा पार से लोग बाग देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनको बल डिस्टेबलाइजेशन की उनको बल मिलता है। क्या आपको लगता है ये बात और डिस्टेबलाइजेशन की स्थिति और कहना चाहूंगा, अलगाववादियों की बात, लक्ष्मण रेखा तो लगी है, ये बात बहुत छोटी है, आप जबरदस्ती इसको बोलना अलगाववादी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो है इसको तूल न दें, इसमें वैसे ही डाई डाउन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज स्टेटमेंट नहीं दिया गया। देखिए कर्नल साहब, मैं आपसे सहमत था हर चीज पे, लेकिन इस चीज पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो देश में परिपाटी चल गई है कि डाई डाउन हो जाएगा। डाई डाउन नहीं, ये रक्षा से संबंधित चीज है, ये देश की सीमाओं से संबंधित है। ये कश्मीर अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो कन्याकुमारी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अगर असम महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए गुजरात भी महत्वपूर्ण है, देश का कण कण महत्वपूर्ण है, देश का कोना कोना महत्वपूर्ण है। गुजरात तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की चीजों से मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देश के जो बड़े लोग बाग हैं, जो नीति निर्धारक लोग बाग हैं, जो नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं, उन लोगों को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहिए, जिससे क्या उनको मंत्रियों के नाम बताने चाहिए? आपको लगता है जैसा शिंदे जी ने कहा? देखिए इस पे मैं बहुत ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, ये काम कह रहा हूं उसका, आप ही के मंत्री कह रहे हैं, ऐसा बता दीजिए नाम, हम कर देंगे बात। अगर वो बताते हैं, जाकर के बात करते हैं, अभी भी अगर वो बहुत समझदारी का परिचय थे तो उनको अभी भी जो है ना जनरल रहे हैं, जाके रक्षा मंत्री से बात करें सीधे, घुमा फिरा के आज वहीं पे टूल इसलिए हो गया है, जाके बात करें को लेके मामला, जाके मंत्री से प्रधानमंत्री से। अब अगर वो कह रहे कि हमने मंत्रियों को पैसा दिया या पैसा जिस भी तरह से गया है, डेवलपमेंट के लिए गया है, कोई भी बात कहनी है, चलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा अब लांग दी, अब ना लांगे और जाकर के सीधी बात करें। ठीक है, शर्मा जी कह रहे थे कि तूल नहीं देना चाहिए, हाँ नहीं देना, लेकिन तूल चूंकि इसलिए पकड़ गया है कि कश्मीर का मामला है, और कश्मीर की सरकार ने जिस तरह से रिएक्ट किया या फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे ज्यादा तूल पकड़ गया। और
और जिसकी बात आपने की कि भाजपा और आरएसएस के लोग पीछे खड़े हो गए, इसकी वजह से शायद ज्यादा तूल पकड़ गया, क्योंकि लोग अब अपने अपने राजनीतिक हित इसके पीछे तलाशने लगे। राजनीतिक हित इसके पीछे अगर तलाशना बंद कर दे तो शायद इतना तूल ना पकड़े। ये देखिए ये गिव एंड टेक की पॉलिसी नहीं है, ये देश की सीमाओं से संबंधित चीज है, देश की सुरक्षा से संबंधित चीज है। तो इसमें गिव एंड टेक की कोई पॉलिसी नहीं है कि आप मुझे ये दीजिए तो मैं ये बोलूंगा। तो ये जो चीज है ना, इससे जो है ना बचना चाहिए जनरल साहब। ठीक है माथुर साहब, कैसे आप इसको संक्षेप में इसको नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि सारी बात जो है उसमें यह है कि जनरल साहब को जो है रक्षा मंत्री से मिलना चाहिए और जो भी उनको कहना है उनसे कहा जाए, और उसके बाद वो एक स्टेटमेंट दें कि जो भी मेरे पास कहने के लायक बात थी, रेलिवेंट बात थी, ये बेस्ट तरीका होता है। रिटर्न भी दे सकते हैं। मैंने कहा कि बेस्ट तरीका होता है, पीएम से मिले जाकर बात करें और रक्षा मंत्री। सर कैसे कंक्लूड करेंगे? मैं हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार से मैं बिल्कुल सहमत हूं इस मामले में। उन्हें जो भी कहना चाहिए, फर्स्टली जैसे कहा है कि उनको अपने को रिस्ट्रेन करना चाहिए और पब्लिक में कोई भी चीज ना कहे जिससे कि हमारे देश पे कोई असर पड़े। ठीक है, यानी कुल मिला के जी नंबर 1 ये जी। नंबर 2, जो भी स्टेटमेंट देनी है और इस तरह की देनी है, जैसे पहले वो डिफेंस मिनिस्टर के पास गए थे, जाकर के बोला कि देखो सो एंड सो हो रही है, तो वैसे वो बता सकते थे इस चीजों को। कोई भी चीज एयर नहीं करनी चाहिए, दैट इज द थिंग। कुल मिला के यह है कि जो मूल मंत्र उनके लिए है कि तोल मोल के बोल, तोल के मोल के और फिर बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बहस के अंदर। तो इसका निचोड़ हम कुल मिला के यही निकाल पाए कि एक तरफ हम ये भी मान रहे हैं कि शायद लक्ष्मण रेखा लांघी भी गई है, और एक चीज ये भी है कि वो अपनी ओर से बात रखना भी चाहते हैं, पर बहुत महीन सी एक लाइन है जिसको क्रॉस करने से पहले शायद बहुत बार सोचना भी होगा। खैर अब ये उनका खुद का निजी एक फैसला है कि वो किस तरह से आगे इस पूरे मसले पर जाते हैं, पर लोकतंत्र के हिसाब से भी बात करें तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिकरण भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे का होता फिलहाल तो नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर दिलचस्प होगा कि पूरा ये मसला आगे कैसे जाता है, और जनरल अगर आते हैं तो आकर के क्या और बातें मीडिया के सामने कहते हैं। आप देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में